स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टी पे। आज इस कहानी के बारे में हम लोग बात करने जा रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शुरू में तो आपको लगेगा हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन इसकी जो एंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है और हमारे चैनल को थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ भाई लाइक कर दिया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि अटका पड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ये कहानी जापान की एक जानी मानी शिंजो फैमिली से शुरू होती है, जिसके मुखिया शिजुरो होते हैं। इनकी फैमिली बहुत जानी मानी है, इतनी कि इनकी ग्रैंड डॉटर को, जिसका नाम मीका है, उसको सब प्रिंसेस कह के बुलाते हैं। मीका आज पूरे 18 साल की हो गई होती है और आज इसकी शादी है। इतने स्पेशल डे होने के बाद भी इसका फियांसे पता नहीं किसी काम से बाहर चला गया है। तभी बाहर एक फॉर्मर एम्प्लॉय गेस्ट पर अटैक करने लग जाता है। मीका जाकर उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और मीका पर भी अटैक कर देता है। सही टाइम पर इसका फियांसे फुजियामा आकर मीका को बचा लेता है और सिचुएशन को कंट्रोल करता है। मीका आकर इसको हक करती है और सारे लोग ताली बजाने लग जाते हैं। सीन पास्ट में जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मीका जब 9 साल की थी तब स्कूल जाते हुए कुछ लोग इसका किडनैप कर रहे थे। वहीं पर एक 18 साल का लड़का फुजियामा आकर मीका को बचा लेता है। वो पहली नज़र में ही मीका से प्यार कर बैठा था। मीका इसे अपना बॉडीगार्ड बना लेती है। फुजियामा ने दादाजी का भी दिल जीता और अब वो इनकी कंपनी में ही काम करता है। मीका जब 18 साल की हुई तो माता पिता एक अमीर लड़के से इसकी शादी करवाना चाहते थे, ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन मीका इस बिजनेस मैरिज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसे अपना ड्रीम बॉय खुद खोजना था, लव मैरिज करनी थी। इसलिए शादी से बचने के लिए इसने फुजियामा से हेल्प मांगी। कहा कि क्या तुम मेरे साथ फेक मैरिज करोगे? डोंट वरी, मैं तुम्हारे अफेयर्स के बीच में नहीं आऊँगी। फुजियामा ने पहले मना कर दिया, लेकिन मीको के जिद करने पर यह मान गया होता है और तभी आज इनकी शादी हो रही होती है। मीका के चेहरे पर एक छोटा सा कट देखकर ये घबरा गया और कहने लगा कि मेरे प्यार को कोई हर्ट नहीं कर सकता। मीका बोलते चिल भाई, हमारी फेक मैरिज है। फुजियामा बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें भी मुझसे एक दिन जरूर प्यार हो जाएगा। कुछ दिन बाद दोनों वेडिंग रिंग खरीदने जाते हैं, जहां हम फुजियामा की एक्स गर्लफ्रेंड मियोमी से मिलते हैं। यहीं पर काम करती है। बातें करने से मीका को लगता है कि इन दोनों के बीच वापस से रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, तो मुझे बीच में से चले जाना चाहिए। शायद इनके प्यार की चिंगारी आग पकड़ ले आज। और मियामी ऐसा ही करती है, वो फुजियामा को किस करने लग जाती है। मीका दूर से खड़ी देख रही है और दुखी हो रही होती है। घर आकर कहने लगी कि तुम्हारा मियामी को डेट करना बनता है। फुजियामा बोलता है लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रियली ब्रो, अभी तू मियामी के लिप्स खा रहा था थोड़ी देर पहले। अब रिंग वापस करके बोलता है कि इसको कल रिटर्न कर देना। मीका अगले दिन रिंग रिटर्न करने जाती है। मियामी ने कल के किस के लिए इससे सॉरी कहा और बताती है कि फुजियामा तुमसे प्यार करता है, वो हमेशा तुम्हारी ही बातें करता है, तुम्हारे बारे में ही सोचता है। मीका ये जानकर काफ़ी खुश होती है और रिंग को वापस अपने पास रख लेती है। कुछ दिन बाद मीका को एक ओल्ड फ्रेंड का मैसेज आता है, जो अकेले में इसको मिलने बुलाता है। मीका भी मुंह उठा के पहुंच जाती है और लड़का इसको प्रपोज करता है और डेट करने को बोल रहा होता है। मीका शौक है पर हाँ कर देती है और डेट पर चली जाती है। पूरे दिन साथ में बिताने के बाद रात को घर छोड़ने आता है तो फुजियामा ये देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पराये मर्द के साथ क्यों घूम रही थी तुम, और किस करने लग गया। मीका ने इसको एक लाफा दिया खींच के और कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ में मत घुसो। तभी थंडर स्टॉर्म आ गया और मीका ने फुजियामा को जोर से पकड़ लिया। पास्ट के एक सीन से हमें दिखाया जाता है कि मीका को बचपन से थंडर स्टॉर्म से डर लगता था। पहले ये फुजियामा का हाथ पकड़ लिया करती थी। छोटी मासूम बच्ची थी, इस बात से अनजान कि हौसी दरिंदा इसको निपटाने के चक्कर में। वापस प्रेजेंट में कुछ दिन बाद मीका साइकिल चलाते हुए गिर गई होती है, जिससे फुजियामा को चोट लग गई है। इसलिए दादाजी मीका को कंपनी में को सेक्रेटरी बना देते हैं फुजियामा की। मीका मान गई होती है और अगले दिन से सबको चाय पिलाने का काम करती है कंपनी में। फुजियामा मीका को पूरे दिन देख सकता है, बहुत खुश होता है और एक आज जब भी घर आता है तो मीका इससे पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा काम क्यों करते हो। ये बताता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए काम करके अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। तुम तो बड़े शिंजो फैमिली की बेटी हो। वहीं से मीका याद करती है कि बचपन में भी फुजियामा बहुत काम किया करता था, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता था। क्या मुझे अपना बनाने के लिए ये सब कर रहा है? ये पूछता है कि क्या मेरी मेहनत देखकर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? ये कहते हैं कि हाँ, मुझे भी लगता है कि प्यार हो रहा है। लेकिन मीका ने जो इसके बाद बोला वो सुन के मैं 2 दिनों तक रोया था। वो बताती है कि तुम मेरी पहली मोहब्बत बन जाओ, फिर मुझे अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस दो, ताकि मैं अपने प्रिंस चार्मिंग ड्रीम बॉय सोलमेट को खोजूं और उसके साथ वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सकूं। ये सुनकर फुजियामा का दिल टूट गया होता है। बेटा, वो तेरे को 9 साल से टारगेट बना रहा है, तो रुक जा तू अभी। अगले दिन मीका अपने न्यू लव के बारे में अपनी फ्रेंड से बताती है। एक फ्रेंड तो बोल बैठी है कि तुम्हें दिन रात सेक्स करना चाहिए, उससे रिश्ता मजबूत होता है। अच्छा बहन, और बाकी चीज़ें जो कमज़ोर होंगी उसका क्या?
खैर मीका शर्मीली लड़की होती है और काफ़ी नर्वस हो गई होती है, इसलिए फूजियामा से नजरें नहीं मिला पा रही है। ऑफिस में कॉफ़ी देते हुए फूजियामा पर चाय गिरा देती है और बाथरूम में आकर साफ करना पड़ता है। दोनों इतने क्लोज होते हैं कि मीका की धड़कनें तेज हो गई होती है। व्हाट अबाउट दिस दरिंदा, भाई ये बचपन से इस पर नजरें गड़ा के बैठा है, इसका तो सब कुछ ऑलरेडी बहुत धड़क रहा होता है। अगली सुबह मीका मियामी से मिलती है, बताती है कि मुझे लगा लव में फन होगा, लेकिन ये तो बवाल चीज़ है भाई, सारा सिस्टम हिल जाता है। मियामी इसके कान में आकर कुछ बताती है, जिससे सुनकर मीका की आंखें बड़ी हो गई। और आज रात जब फूजियामा घर आता है काम से, तो मीका सेक्सी ड्रेस पहनकर बेड के ऊपर बैठी है और आज इसके साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड करना चाहती है। फूजियामा जो 9 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ता है, इसके सामने तो फिर भी 19 साल की सेक्सी मीका बैठी हुई है। कर देता चढ़ाई इसके ऊपर, काम शुरू करने ही वाला था कि रुक गया। मीका का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया था, ये कंफर्टेबल नहीं है इसके साथ। तो कहता है कि ठीक है, जब तुम कंफर्टेबल होगी हम तब करेंगे। कर लेगा भाई इंतजार, तो 10 साल इंतजार किया और कर लेगा। खैर दोनों हक करके सो जाते हैं और अगले दिन मीका को इसकी फर्स्ट सैलरी मिलती है और अच्छे लोग अपनी फर्स्ट सैलरी अपने लव्ड वन के ऊपर स्पेंड करना पसंद करते हैं। मीका ने भी फूजियामा के साथ दिन बिताया। अब फूजियामा भरा पड़ा होता है भाई, पूरे दिन किस करता रहता है और दूर खड़ा एक अनजान लड़का इनकी फोटो ले रहा है। ये चश्मे वाला कौन है? मुझे तो कोई बैड गाय लगता है। कुछ दिन बाद मीका अचानक अपनी कजिन अमाने से मिलती है। इसे सब प्रिंस सिंजो कह के बुलाते हैं। अमाने आउट ऑफ जापान में रहता अपनी फैमिली के साथ और वेकेशन मनाने के लिए जापान आया हुआ है। लेकिन अगर इसको भी मीका के साथ सोना है और सोना चाहता है तो मुझे इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। अमाने इसके साथ टाइम बिताना चाहता है तो मीका इसको अपने घर इनवाइट करती है। घर पे फूजियामा को देख के ये बिल्कुल खुश नहीं होता। दोनों लड़के ओपोनेंट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं और हम जान पाते हैं कि अमाने बचपन से मीका से प्यार करता है। रियली प्रो, तेरी बहन है वो, शर्म कर। खैर बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए ये बोल पड़ता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फेक मैरिज है, तो मीका क्या तुम मेरे से शादी करोगी? अरे भाई बहन। फूजियामा भड़क कर मीका को किस करने लगा और अमाने चल रहा होता है। और बहन तू 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 तो कुछ कर, थप्पड़ मारे यार, किसी को तो मार, पर नहीं, जापानीज लड़की का कोई खुद का अस्तित्व ही नहीं होता है भाई, सब चलता है वहाँ पे। अमाने बोलता है कि तुम वर्जिन हो मीका, मैं जानता हूँ, किस करने से कुछ नहीं होता है। और अगले दिन ऑफिस आ गया होता है मीका को लंच पर ले जाने के लिए। फूजियामा बोलता है कि नहीं जाएगी, वो मेरी बीबी है। अमाने ऑलरेडी दादाजी से परमिशन लेकर आया है। और ये सीन देखकर मैंने सोचा था कि इसने दादाजी से क्या बोला होगा कि दादाजी मैं अपनी बहन के साथ करना चाहता हूँ। मीका का खुद का भाई कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई भी लड़का इसको पूछता है और ये एक्सेप्ट कर लेती है। ये मैं इन दोनों की नहीं, अभी आगे जो होगा उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तुम्हें देखो तो दोनों लड़के बहस करने लगे होते हैं। अमानी बोलता है कि तू गरीब है, सैलरी मैन है और मैं हूँ उसका वॉर्थी, मुझे मिलना चाहिए मीका का साथ, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं उसके लिए बेस्ट हूँ, तो उसका दिल एक दिन जीत के ही रहूँगा। फिर मीका और अमाने पूरा दिन साथ में बिताते हैं और घर पे फूजियामा की साइड से अटकी हुई होती है। मीका के आने पर पूछता है कि तुम लोगों ने सेक्स किया है? लो जी कर लो बात, कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि हस्बैंड को भरोसा तक ना हो, भाई कहीं भी चली जाती है। खैर मीका ने मना कर दिया होता है तो फूजियामा पकड़ कर किस करने लग गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाने की तैयारी चल रही थी, जिसके बारे में मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। तो मीका तैयार नहीं है इसलिए रुक जाता है। अगले दिन दोनों लड़के मिले। फूजियामा बोलता है कि चाहे तू कितना भी अमीर हो, आखिर में मीका की सुरक्षा मैं ही करूँगा। अमाने मीका से मिलता है और फीलिंग पूछता है इसकी कि तुम्हें कैसा लगता है, क्योंकि इसको लगता है कि फूजियामा जबरदस्ती इसका फ़ायदा उठा रहा है। बेटा फ़ायदा तो 10 साल पहले उठा सकता था, पर रुका हुआ है अभी वो। खैर मीका ने सच बोल दिया कि फूजियामा से मैं बहुत प्यार करती हूँ और अमाने हार मान जाता है और अपनी बहन के साथ अब वो नहीं करेगा। बहुत दुखी होता है कि मेरी बहन के साथ सारा सुहाग रात नहीं मना पाया मैं। ओके हमें कंट्रोल करना होगा, थोड़ा कंट्रोल करना होगा इनकी वाहियात हरकतें देखकर। अगले दिन कपल ऑर्फनेज में आया होता है, जहाँ पर असली लफड़े शुरू होते हैं। सिंजो फैमिली पर यार यहाँ पर मनी डोनेट करती है और इनके फैमिली के काफ़ी जाना माना ऑर्फनेज है ये। और फूजियामा बताता है कि मैं यहीं पर रहा था 12 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक। तभी हम हारुका से मिलते, वही बैड गाय जो चश्मा पहन कर इसकी फ़ोटो ले रहा था। और फिर डायरेक्टर है ये, फूजियामा इसको जानता है और दोनों में से दुश्मनी है दोस्ती है कुछ हमें पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों इसी ऑर्फनेज में पले बड़े हैं। ग्रो अप हारुका मीका से मिला और इसके हाथ को किस किया और गुस्सेल फूजियामा इसको लेकर बाहर आ जाता है और फिर ये इसको किस करने लग जाते हैं। पूरे दिन चुम्मा चाटी करते हैं, छी छी छी। अगले दिन फूजियामा को बिजनेस ट्रिप पर जाने का मौका मिलता है और मीका काफ़ी खुश होती है क्योंकि इसके साथ ही जा रही है और फाइनली वहाँ पर ही नाइट स्पेंड कर सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड, देखो अगर आपका पार्टनर बिजनेस ट्रिप पर जाता है ना, तो चाहे वो कितना भी शरीफ हो कुछ भी हो, वहाँ पर वो कर्म कांड कर ही देता है, तो केयरफुल रहना गाइस, ठीक है।
दोनों होटल में आते हैं, दोनों खुश होते हैं। यहाँ अमानी ने स्टाफ से बोलकर काफ़ी रोमांटिक रूम डेकोरेट करवाया होता है। रात को दोनों सोते हुए एक दूसरे की तरफ पीट करके सोए होते हैं। मीका बोलती है, मेरी फिंगर टच करो अगर तुम किसके अलावा आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो। फुजियामा ये सुन के बोलता है कि मजाक बना रही हो मेरा। मीका बोलती है, मुझे पूरा चाहिए तुम्हारा प्यार। पर ये सुनकर फुजियामा के ना तोते उड़ गए होते हैं और बस दोनों ने रात भर धूम मचाले किया। कुछ दिन बाद वापस आकर मीका अकेले ऑर्फनेज में आई होती है जहाँ हारुका मिलता है। मीका इसको अवॉइड कर रही होती है शुरू में तो, लेकिन हारुका ने फुजियामा की चाइल्डहुड की फोटो दिखाकर मीका से बातें शुरू कर दी होती है। और हारुका भी बहुत तेज लड़का होता है, अपनी अच्छी अच्छी बातों में मीका का दिल जीत लेता है। रेली बहन 4 दिन पहले तो फुजियामा से सो के आई और अभी इसके साथ इंप्रेस हो गई और इसको किस विस करने की कोशिश करने लग जाता है। फुजियामा आकर रोक लेता है। जैसे कि मैंने बताया था, जापानीज लड़कियों साहब को अस्तित्व ही नहीं है, मेरा जो मिला वही चल जाएगा। फुजियामा ने हारुका को धमकाया कि मेरी बीबी से दूर रहना और लेकर चला जाता है इसको। लेकिन भाई अपनी बीबी को भी तो बोल कुछ, वो भी तो कहीं भी बहक जाती है। खैर मीका अगले दिन मियामी को बताती है, फुजियामा ने मेरे साथ ऐसे ऐसे और वैसे वैसे किया है। मियामी जल के राख हो गई होती है। अच्छा, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे और वैसे वैसे नहीं करता था। मियामी बोलती है, जब मैं उसको डेट करती थी ना तो हमेशा तुम्हारी बातें करता था, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। अरे करेगा भी क्यों नहीं, 9 साल की बच्ची पर नजरें ताड़े जो बैठा है वो दरिंदा। कुछ दिन बाद शिंजो कंपनी अपकमिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए एक मॉडल की खोज कर रही होती है। तभी शिजोरो दादाजी आकर बताते हैं कि मैंने मॉडल खोज लिए और अंदर रैन नाम की एक लड़की को लाया जाता है। ये बेहद खूबसूरत है और इसको थैंक यू भी कह रही होती है। फुजियामा इसको घूर रहा है, मानो इसको जानता है वो। फिर इसको काम के बारे में समझाने के लिए मीटिंग करने के लिए बुलाता है और मीका भी इनके साथ ही होती है। दोनों मीटिंग की बातें कर रहे होते हैं और मीका घूर रही है और सोच रही थी कि पक्का इन दोनों का अफेयर चल रहा है। वाह बहन वाह, तो खुद किसी के साथ भी शुरू हो जाए और ये मीटिंग करे तो अफेयर कर रहा है। वाह 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 वाह। मीटिंग के बाद रेन बोलती है कि प्यारे फुजू, तुम यूरी को जानते हो क्या? मैं उसकी ट्विन सिस्टर हूँ। मैं अडॉप्ट हो गई थी लेकिन वो ऑर्फनेज में ही रह गई थी। फिर दोनों को शादी की मुबारकबाद देती है और घर आकर मीका पूछने लगी कि यूरी कौन थी, तुम्हारी पहली मोहब्बत थी वो? फुजियामा बोलता है कि हम ऑर्फनेज में साथ में ही रहते थे। मीका वैसे शांत है लेकिन अब अपने हस्बैंड के पास्ट को सोच के काफ़ी रो रही होती है। अगले दिन फुजियामा रैन से मिलता है। पूरे टाइम यूरी की बातें करते हैं। फिर रैन इसको ड्रिंक करने के लिए एक होटल रूम में लेकर जाती है और रैन बोलती है कि यूरी जैसी दिखती हूँ ना मैं, है ना, चलो यूरी समझकर आज मेरी ऐसी तैसी कर दो। लोल भाई बोलती कि मेरी बहन की बॉडी जैसी मेरी बॉडी है तो कर लो, आज कर लो। इसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। फुजियामा रुकता है, बोलता है कि मुझे यूरी का सब याद है, हटो यहाँ से, और अब मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। रैन रोकर बोलने लग जाती है कि मैं तो मेरी बहन की याद दिला रही थी बस तुमको। ये कौन सा तरीका होता भाई याद दिलाने का? फुजियामा जब घर आता है तो इसके अंदर से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है। मीका ने पूछा तो ये बता देता है कि मैं रैन के साथ होटल रूम गया था। ये सुन के मीका पूछती भी नहीं कि क्या हुआ कैसे, वो जाकर कमरे में फिर रोने लग जाती है और रात का फुजियामा को किस करने लगी जब वो घर आता है। फुजियामा ने किस को छोड़कर इसको हक किया जैसे मानो वो इसके साथ अब कंफर्टेबल नहीं है। अगले दिन मीका को यूरी की सेमेट्री पर लेकर जाता है और बताता है कि मीका को मरे हुए आज पूरे 14 साल हो गए हैं, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। रैन इसलिए वापस आई है ताकि मैं उसकी बहन यूरी को याद कर सकूँ। मीका इमोशनल हो गई और कहती है कि यूरी की मेमोरीज अपने पास ही रखो और मैं तुम्हें ऐसे भी एक्सेप्ट कर लूँगी। यहाँ ऑफिस में बैठा हारुका मीका एंड फुजियामा की फोटो देख के सोच रहा होता है कि इन दोनों का रिश्ता जल्दी से मजबूत हो जाए, इनका बॉन्ड, ताकि इनका बच्चा पैदा हो। कमाल की बात है ना, यहाँ पर एक बच्चा पैदा करने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। हमारे गांव में चले जाओ, बिना बॉन्ड के 10-10 बच्चे पैदा कर देते हैं लोग। तभी रहन आ जाती है और हारुका ने कहा कि तुम आज बिल्कुल अपनी बहन जैसी सुंदर लग रही हो। और हम जान पाते हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और वो सच में बड़ी है। कुछ दिन बाद फुजियामा ऑफिस से घर आता है तो मीका एंड शिंजो फैमिली इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए होते। सबने काफ़ी मस्ती की और अचानक से ही फुजियामा को इसके चाइल्डहुड का ट्रॉमा सताने लग जाता है। अगले दिन कैफे में अकेला बैठा होता है। हारुका इसके पास आता है, बोलता हाँ मित्र कैसा है, काम तो बढ़िया किया है तुमने मीका और उसकी फैमिली को फंसा के अपनी जाल में। हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। और हमें से ओ भाई ट्विस्ट आ गया अब तो खतरनाक, तुम शिंजो फैमिली पर अच्छे से कंट्रोल ले लोगे थोड़े दिनों में। और फुजियामा ने हामी भरी। रात को सोते हुए फुजियामा के डर के आंखें खुल जाती है। बचपन में इसका ड्रंक बाप इसकी मोम को दारू पी के मारा पीटा करता था और फुजियामा को भी मारता था। फुजियामा की उम्र उस साल 12 साल रही होगी और पिता से पिटाई खाता था रोज। मोम भी सहती रहती थी, बचा नहीं पाती थी अपने बेटे को, खुद ही वो एक विक्टिम थी और ऐसा वो ज़्यादा दिनों तक सह नहीं पाई। एक दिन वो अचानक से घर छोड़कर चली गई और डैड भी घर छोड़कर भाग गया, जिसकी वजह से फुजियामा को ऑर्फनेज में आकर रहना पड़ा। यहीं पर उसकी मुलाकात हारुका एंड यूरी से हुई थी।
इन दोनों की उम्र उस टाइम 17 साल थी। दोनों सीनियर थे तो बच्चों को बुली होने से बचाया करते थे और सबका ख्याल रखा करते थे। एक दिन टीचर ने बच्चों को बेरहमी से मारा तो हारुका ने बच्चों को बचाया और उसी टाइम से फुजियामा हारुका को अपना आइडल मानने लग गया। अगले साल हारुका पूरे 18 साल का हो गया था तो नौकरी करने के लिए उसको ऑर्फनेज से बाहर जाना पड़ेगा और वो जाते जाते फुजियामा को बोल गया था कि बच्चों का ख्याल रखना और यूरी के साथ रहना, उसका भी ध्यान रखना, उस पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। कुछ दिन बाद ऑर्फनेज के डायरेक्टर बदल दिए गए थे। एक हस्बैंड और वाइफ को डायरेक्टर बनाया गया था और ये दोनों शिंजो फैमिली से ही थे। सामने तो बहुत काइंड लगते थे लेकिन जब रात हुई तो डायरेक्टर फुजियामा के रूम में घुसकर उसको गलत तरीके से छूने लगा। फुजियामा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और मुझे अभी क्या रिएक्ट करना चाहिए। तभी यूरी आकर इसको बचाती है क्योंकि वो बड़ी थी और उसके थोड़ा समझ आ गई थी। डायरेक्टर भाग जाता है। यूरी समझ गई थी कि डायरेक्टर गलत आदमी है, वो ऑर्फनेज के छोटे छोटे बच्चे या बच्चियों के साथ गलत काम करता है, इसीलिए उसने बच्चों को बचाने के लिए डायरेक्टर को खुद को ऑफर कर दिया ताकि दूसरे बच्चों को ये ना छेड़े। लेकिन इसी वजह से यूरी प्रेग्नेंट हो गई थी। डायरेक्टर की वाइफ से सब कुछ बताती है। शिंजो फैमिली बहुत पावरफुल फैमिली हुआ करती थी तो उनको हराना, उनके खिलाफ जाना पॉसिबल नहीं था। डायरेक्टर की वाइफ ने बोला कि तुम चुपचाप रहो और बच्चे को अवॉइड कर लो, बाहर किसी को बताना मत मेरा हस्बैंड यहाँ क्या करता है। इतना कुछ करने के बाद भी डायरेक्टर छोटी छोटी बच्चियों के साथ रोज गलत काम करता था ऑर्फनेज में। और एक रात यूरी ने डायरेक्टर से साफ साफ पूछ लिया कि क्यों करते हो तुम। ये बोलता है कि मैं उनको खाना देता हूँ और रहने को शेल्टर देता हूँ तो मैं ये डिजर्व करता हूँ, उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यूरी ने कहा नहीं ये तो बहुत गलत है। वहीं पर फुजियामा भी आ गए तो छत के ऊपर दोनों को बातें करते हुए लड़ते हुए देख लिया। यूरी ने डायरेक्टर को पकड़ लिया और फुजियामा से कहा कि सबका ख्याल रखना और डायरेक्टर को लेकर छत से कूद गई थी और दोनों की वहाँ मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद फुजियामा गिल्ट में रहने लग गया था कि मेरी वजह से ही हुआ ये सब और मैं बचा नहीं पाया यूरी को। यूरी की मौत भी शिंजो फैमिली ने दबा दी थी एज एक्सीडेंट बोल के। हारुका भी आ गया था वापस और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इसने बताया कि शिंजो फैमिली की एक ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम प्रिंसेस है, तो हम उस लड़की का यूज़ करके फैमिली का ट्रस्ट जीतेंगे। और इन्होंने ही मीका को किडनैप करवाने के लिए गुंडे भेजे थे। फिर फुजियामा वहाँ जाकर उसको बचाता है और प्लान सक्सेसफुल रहता है। इस तरह से फुजियामा शिंजो फैमिली में जगह बनता। वो मीका का लाइफस्टाइल देखकर बहुत जलता था कि मीका को देखो कितने मज़े में रहती है, खाती पीती है, अच्छे से रहती है, सोती है, और मुझे देखो मेरा बचपन कैसा था, मारा पीटा गया हूँ, घरेलू हिंसा का शिकार हुआ। लाइफ कितनी अनफेयर है। दुनिया में जितने भी होने वाले गलत काम है ना वो सब अमीर लोगों की वजह से होते, ये कहता है ये। इसलिए इसने प्लान बनाया कि सही टाइम मिलने पर मैं मीका को मार दूंगा और शिंजो फैमिली से रिवेंज लूंगा। वापस प्रेजेंट में देखते हैं मीका सोई हुई है और ये इसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है लेकिन दबा नहीं पा रहा। इसके साथ बिताए गए इसको पल याद आ रहे होते हैं। तभी मीका की आंखें खुल जाती है और वो कहती है आई लव यू और तुम रो क्यों रहे हो, और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली रात हारुका फुजियामा को कॉल करके बोलता है कि पहले बच्चा पैदा करो जो शिंजो फैमिली की वारिस बनेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी को ले लेगा, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हें मीका को मार देना होगा, और अगर तुम बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से मीका को मार दो वरना हम मार देंगे। फुजियामा काफ़ी डर गया होता है, वो डरते हुए भागता है घर पे और मीका को आकर हक कर लेता है क्योंकि अब ये इससे प्यार करने लगा है। अगले दिन फुजियामा हारुका से बोल देता है कि मैं उसको नहीं मारूंगा, जो बीच में आया मैं उसको मार दूंगा। हारुका इसको गन दे के बोलता है तो मुझे मार दे। तुझे याद है लास्ट में क्या हुआ था, यूरी कैसे मरी थी, कितना परेशान किया था उसकी फैमिली ने हमें, है तुझे मैंने पढ़ाया इस काबिल बनाया कि तू मुझे धोखा देगा। फुजियामा को अपनी गलती का एहसास होता था कि वो धोखा दे रहा है, इसलिए वो हारुका को हक कर लेता है। हारुका कहता है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। घर पे मीका को डिवोर्स पेपर मिलते हैं और फुजियामा ने जॉब भी छोड़ दिया होता है और ऐसे ही एक वीक बीत गया होता है। फुजियामा को कोई अता पता नहीं है। मीका काफ़ी टेंशन में होती है। तभी एक दिन ऑफिस के सभी कंप्यूटर हैक हो जाते हैं और इनके डेटा लीक कर देता है कोई। सबको लगता है कि फुजियामा ने किया है। शिजोरो भी कह रहे होते कि हाँ उसी ने किया है। ऑफिस के सभी डाटा फुजियामा ने चुरा लिया होता है। तभी हारुका, रेन एंड फुजियामा गन लेकर आ गए होते हैं और हारुका बोलता है कि हम शिंजो फैमिली से रिवेंज लेने आए और बताता है कि जो इसकी फैमिली ने किया था ऑर्फनेज के अंदर। शिजोरो बोलता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता है, मेरे को आइडिया भी नहीं है कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन शिजोरो शुरू में ये जरूर जानते थे कि फुजियामा मेरे घर में कुछ रिवेंज लेने, फिर भी उसको अपने घर पे रखा, बॉडीगार्ड बनाया, अपने अंदर काम दिया और फैमिली की तरह समझा। अब घुटने पर बैठकर माफ़ी मांग रहे होते कि प्लीज़ मेरी ग्रैंड डॉटर को छोड़ दो, माफ़ कर दो, उसने कुछ नहीं किया, वो इनोसेंट है। और फिर दादाजी ने निकाली तलवार और अपनी जान लेने की कोशिश की।
लेकिन मीका इनको रोकने लग जाती है और हारुका मीका को शूट कर देता है, लेकिन फुजियामा बीच में आ गया जिसकी वजह से गोली उसके कंधे पर लग जाती है और हारुका ने फिर से शूट किया और इस बार गोली जाकर चेस्ट में लगती है और मीका ने गुस्से में गन उठाया और खुद को मारने लगी क्योंकि इसकी वजह से ये सब हो रहा है। रैन उसको रोकते बोलते कि क्या तुम पागल हो गई हो क्या, लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती है, इसको ऐसे वेस्ट कर दोगी। एम्बुलेंस आ गई होती है और जल्दी फुजियामा बच गया होता है, हम देखते हैं। लेकिन अब इसको मीका के साथ नहीं रहना है और ना ही उससे नजरें मिला पा रहा होता है। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं और फुजियामा अचानक से गायब हो जाता है। ऐसे ही देखते देखते पूरे 6 महीने बीत जाते हैं और इस बात का फ़ायदा उठा के अमा ने मीका के साथ ज़बरदस्ती करने लग गया होता है। भाई यार तू भाई है उसका, छोड़ देना यार, फैमिली भी प्रेशर डाल रही थी कि प्लीज़ अपने भाई से शादी कर लो। कुछ दिन बाद ऑर्फनेज डायरेक्टर मीका से बताती है कि फुजियामा यहीं पर रहता है, वो अभी सी किनारे बच्चों के साथ घूमने गया है। मीका आती है और देखती है पर फुजियामा इसको इग्नोर कर रहा होता है। मीका बताती है कि मैंने तुमसे प्यार किया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, सपना देखा है मैंने तुम्हारे साथ रहने का, और इसको हक करती है। फुजियामा काफ़ी इमोशनल हो गया होता है और रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, मैं इसीलिए अवॉइड कर रहा था ताकि तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, मैं नहीं डालना चाहता तुम्हें किसी मुसीबत में। और दोनों ने एक दूसरे को हक किया और शादी करने का डिसाइड करते हैं दोबारा, और वो भी अच्छे से और भी रियल वाली। और यहाँ पर ये ड्रामा जो ख़त्म हो जाता है। देखो ड्रामा तो ठीक था, लेकिन मेरे को ये जैपनीज़ का एक चैप्टर समझ नहीं आता, ये लोग मतलब क्यों अपने ऐसे भाई बहन से क्यों शादी करवाते। ये जब मैंने शुरू में देखा था करीब आज से 3-4 साल पहले, तो मेरे होश उड़ गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। वो तो स्टेप होते थे, लेकिन यहाँ पर सगे सगे कज़न की शादी करवा रहे। देखो कॉमन होता है बहुत चीज़ों में, ठीक है सबका अपना कल्चर है, बट मेरे को ये काफ़ी शॉकिंग लगता है। मैं किसी कल्चर को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर भाई मेरे को तो लगता है तो मैं बोलूँगा भाई, मेरे लिए तो भाई घिनौना है ये, ठीक है। अगर तुमको नहीं लगता तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे को भाई बड़ी घिनौनी चीज़ लगती है ये। इस बात के लिए काफ़ी लोग मेरा साथ भी देते थे पहले और काफ़ी लोग ऑफेंड भी हो जाते थे कि ये भाई तुम्हें शादी हो गई तो तुम भी कर लो। कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम ऑफेंड हो जाते हैं, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं आती, जो चीज़ें हमारे लिए नई होती है, अजीब होती है, डिस्कस्टिंग होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वही चीज़ें नॉर्मल होती है। तो मैं जब भी ऐसा कुछ देखता हूँ ना कि ये तो भाई बहन का कुछ ऐसा, देखो स्टेप भाई बहन पे भी मैं पहले ऐसा मतलब शौक हो जाता था, लेकिन अब उसको मैंने शौक होना कम कर लिया, वीडियोस में उस बारे में मैं बात नहीं करता। लेकिन अभी ना जब ये कज़न वज़न पे आ गया ना तो फिर मेरे को बोलने का मन कर गया। तो इनका पता नहीं यार क्या ही अलग ही चैप्टर चला के रखते हैं लोग। खैर जो भी है उनकी ज़िंदगी मरे, हमें क्या है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करता यार कोई ना, रिव्यूज़ आते हैं यार, बहुत दुख है यार ज़िंदगी में। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।